हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है, अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो भी सॉल्व हो सके, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व हो सके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस वाले चैप्टर में या फिर इस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें, मेन पॉइंट्स क्या क्या पढ़ने हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि आपको डिस्कवरी कब हुआ था, ठीक है, कब इसको खोज किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि इसको जो है वो कब से कब तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है, कौन से एज तक माना जाता है। एक्सटेंट से आपको बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको उत्तर पश्चिम दक्षिण में कहाँ तक फैलाव था, इसका विस्तार कहाँ तक था। इसके अलावा टाउन प्लानिंग, नगर योजना पूछा जाता है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इससे आता है। रिलीजन, धर्म, किस तरह के वहाँ के लोग जो उस टाइम पे आपको फॉलो करते थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। और डीके, इसका पतन कैसे होता है, इसके बारे में भी सवाल आपका बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। बिफोर डैट एक और चीज़ जो कि आपका क्वेश्चन किस तरह से, अगर आप अभी अगर फर्स्ट ईयर के लिए आप एग्जाम देने वाले, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हो, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा वो भी एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका किस तरह का बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको या तो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसा हो, ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है कि डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी एंड रिलीजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका अर्थव्यवस्था एवं धर्म प्रमुख विशेषताओं का विवरण करने के लिए आएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा इसमें। और इसके अलावा डिस्कस द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विशेषताओं का चर्चा कीजिए। सो ये आपका इस तरह के सवाल बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और डिस्कस द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द हड़प्पन, तो रिलीजन आप देख रहे हो कि बार बार पूछा जा रहा है, सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जब बनते हैं तो इस तरह से आजकल सवाल बन रहे हैं कि आपको बहुत बेसिक नहीं सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा टफ करके पूछा जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन वैसे ही इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर भी ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, ये फोटो आपको इमेज दिख रहा होगा, तो ये आपको वहीं का जो है पुरातात्विक जो है स्रोत है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि शो करता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह से एग्जिस्ट करती थी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसका जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल है, वो पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं। उत्तर में अगर देखा जाए, नॉर्थ में देखा जाए तो मांडा बोला जाता है, कश्मीर, जो कि आपका चेनाब रिवर तक इसका फैलाव था। दक्षिण में अगर पूछा जाए, साउथ में पूछा जाए, तो दैमाबाद, जो कि आपका प्रेजेंट डे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और ये रिवर आपको ये याद रखना, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका यहाँ पे सवाल बनेगा, क्योंकि जैसे कि मांडा कौन सा रिवर पे, आपका कश्मीर कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे। दैमाबाद कहाँ पे, तो गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। पूर्व में अगर देखा जाए, आपको ईस्ट में देखा जाए तो आलमगीरपुर, जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन रिवर पे है। और हिंडन रिवर जो आपका ट्रिब्यूटरी है और सहायक नदी है किसका, यमुना रिवर का। पश्चिम में अगर देखा जाए, वेस्ट में देखा जाए तो सुटका केंदोर है, जो कि आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये आपका दसक नदी पे है। तो तीनों चारों आपको एरिया याद रखना है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, पूर्व में ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में आपका सुटका केंदोर, जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है, जो सबसे ईस्टर्न साइड है, आलमगीरपुर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे चीज़ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अगर इसकी फैलाव के बारे में बात किया जाए कि आपको कितना सीमा में, कितने जो एरिया में फैलाव है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलसीय सीमा, ठीक है, जो आपको मैरीटाइम बाउंड्री है, वो कितना है आपको 1300 किलोमीटर के आसपास है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो 1600 किलोमीटर है। तो ये विस्तार आपको नहीं याद रखना। अब थोड़ा डिटेल में चीज़ें देखते हैं। खोज एवं उत्खनन, जो इसके बारे में पहले बार जो बात किया गया है, फिर इसके बारे में अगर पूरा हिस्ट्री देखते हैं कि कहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले बार पता चलता है, फिर इसके ऊपर किसने जो है पहला काम किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में आपको चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज विद्वान होते हैं, जो कि हड़प्पा के टीलों की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त होती है। चार्ल्स मेसन को सबसे पहले अगर पता चलता कब, कौन से टाइम पे, तो 1826 में। और ये विद्वान होते हैं, आपको अंग्रेजी विद्वान होते हैं, इंग्लैंड से विद्वान आए हुए स्कॉलर होते हैं, जिनको ईंटा मिलता है, कुछ ईंटें प्राप्त होती है, और ये क्या करते हैं, आपको
किंतु इस समय को उत्खनन नहीं हुआ और ना ही इस पे कोई पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। तो चार्ल्स मेसन जो उनको ईंटें मिलती है उस पर कोई ज़्यादा आपको रिसर्च ज़्यादा नहीं होता है, यहीं पे काम को रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद 1853 से 56 के बीच में अगर देखा जाए, 1853 से लेकर 1856 के बीच में आपका किसका समय काल रहता है? डलहौजी आपको भारत में होते हैं उस टाइम पे। और डलहौजी के टाइम पे अगर अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हैं, चाहे पोस्टल सर्विस हो चाहे रेलवे हो, तो इन सारी चीज़ों पर जब बदलाव आता है तो आपको खासकर उस टाइम पर रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भारत में। तो इसी समय काल में आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं, जिनके लीडरशिप में आपको क्या किया जाता है? कराची से लाहौर के बीच में एक मध्य रेलवे लाइन का विकास किया जाता है। तो मैंने बोला ना कि आपको डलहौजी के टाइम पे रेलवे लाइन पे बहुत ज़्यादा आपको पहला रेलवे लाइन भी इसी के टाइम पे चलता है आपको। सो ये आपको कराची से लेके लाहौर के बीच में रेलवे लाइन लगा रहे होते हैं। तो इसी समय काल में क्या होता है आपको, जो यहाँ पे आपको लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जब रेलवे लाइन लगता है तो आपको पता है कि काफ़ी सारे उसमें आपको डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, चीज़ों को इधर उधर होती है। तो वहाँ पे भी उनको उस टाइम पे भी ईंटें की प्राप्ति होती है, लेकिन अगेन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ कि बर्टन बंधु, ठीक है, जॉन बर्टन एंड विलियम बर्टन नाम के दो आपको भाई होते हैं, इनके द्वारा भी आपको इस काल के बारे में ईंटों की प्राप्ति की जाती है, किंतु ये इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर देखा जाए तो चार्ल्स मेसन 1853 से 56 के बीच में आपको किसका नाम आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का। फिर उसके बाद आपको बर्टन ब्रदर्स, इन्होंने भी रिसर्च किया, बट बहुत डिटेल में चीज़ें खुल के सामने नहीं आ पाती कि ये जो आपको ईंटें मिल रहे हैं, जो आपको ब्रिक्स मिल रहे हैं, वो किस चीज़ की तरफ जो है आपको इंडिकेट कर रहे हैं। बट 1921, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टाइम पे आपको इंडिया में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। नेशनल मूवमेंट आपको चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, और बहुत सारे जो आपको उस टाइम पर रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सो 1921 में आपको भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग होता है। सो अभी भी आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसको बनाया जाता है। सो इसके टाइम पे क्या होता है कि जो दयाराम साहनी होते हैं उनकी अध्यक्षता में हड़प्पा नाम के स्थल की खोज की जाती है। सो अब यहाँ से आप देखोगे कि इंडियन पर्सनैलिटी का इन्वॉल्वमेंट अब इसका रिसर्च में होना शुरू हो गया। और जब भी इंडियन पर्सनैलिटी का रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आपको जो चीज़ें, जो हिडन फैक्ट्स थे, जो आपको खुल के लोगों के सामने नहीं आ रहा था, वो आपको चीज़ें सामने आना शुरू हो जाता है। सो दयाराम साहनी जो होते हैं वो आपको इससे जुड़ते हैं, और आपको 1921 में आपको हमें सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बोला जाए तो हड़प्पा जो है सबसे पहला स्थल जो है, सबसे पहला साइट जो है वो डिस्कवर किया जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम को लेकर अगर डिस्प्यूट आता है तो आप कभी हड़प्पा सभ्यता सुनते हो, हड़प्पा कल्चर सुनते हो, हड़प्पा संस्कृति सुनते हो, सिंधु घाटी सभ्यता सुनते हो, या फिर आपको सरस्वती या घग्गर सभ्यता भी बोला जाता है। इसमें आपको पुरातात्विक विभाग का ध्यान जो है विशेष रूप से सभ्यता और आकर्षित होता है। इस समय जो है भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग में अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको जॉन मार्शल होते हैं। जब दयाराम साहनी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, सो इस टाइम पे आपको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग बोला जाता है, उसके अध्यक्ष कौन है? जॉन मार्शल हैं। हड़प्पा सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसका उत्खनन जो किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल जो है वो आपको हड़प्पा ही होता है। अब अगर देखा जाए तो अभी तक लगभग आपको 1500 के आसपास जो स्थल की खोज की गई है, और इससे ज़्यादा जो है, क्योंकि अगर हमें जो एग्जैक्ट अभी अगर आपको दिख रहा है वो 3% ही हम लोग देख पा रहे हैं। अभी भी 97% चीज़ें अभी जो है वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आ पाई हैं, क्योंकि अगर इसका स्क्रिप्ट भी है तो वो भी हमारे समझ के पड़े हैं। थोड़ा सा हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। सो हड़प्पा के अगर खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो दयाराम साहनी 1921 में इसको खोज करते हैं। उत्खनन और जो इसके इसमें और कौन कौन आपको जुड़े हुए थे? तो माधव स्वरूप वत्स जो है 1923 में, और व्हीलर 1946 में। अब ये प्रेजेंट डे हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान, पंजाब में है। इसमें जो कुछ चीज़ें फेमस है, खासकर इसकी जो नगर योजना है, जो टाउन प्लानिंग है, वो फेमस है। इसके अलावा 6 के 2 पंक्तियों में आपको कुल 12 कमरे वाला अन्न घर जो है, ठीक है, ग्रेनरी जो है आपको कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में मिला है। इसके अलावा आपको गेहूँ एवं जौ दाने जो है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे यहाँ पे। इसके अलावा आपको नृत्य जो है लिंग पूजन की जो है वो भी सर्वाधिक साक्ष्य भी आपको मिलता है यहाँ पे। अभिलेख जो है यहाँ पे आपको सील्स बहुत सारे मिले कहाँ पे? हड़प्पा में। बट ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे समझ के परे हैं। पुजारी के पत्थर की मूर्ति जो बोलते हैं, प्रिस्ट जो बोलते हैं, वो भी आपको यहीं पे मिला हुआ है। शंख का जो बना बैल जो है वो आपको इसी एरिया में मिला है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट साइट आता है आपको वो होता है मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदारो भी बोलते हैं। ये भी आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, पाकिस्तान में। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है प्राप्ति हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि क्वेश्चन आपका टाउन प्लानिंग और यहाँ का सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, रिलीजन कैसा था, इसी से सवाल बनता है, तो इसको डिटेल में देखना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना जो टाउन प्लानिंग कैसा रहा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख प्राचीन विशेषता अगर था तो ये आपका भवन निर्माण ही था, जो आज भी अगर देखा जाए तो ये भी आज अचंभित करता है कि किस उस टाइम उस समय काल में आपको इतना जो माइन्यूट तरीके से, इतना आपको बहुत ही बहुत प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग किस तरह से किया गया होगा, किस तरह की उन्होंने टेक्निक यूज़ की गई किया होगा। और आज भी उस चीज़ को हम जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे शहरों में आज भी टाउन प्लानिंग का जो समस्या आता है, सो वो उस टाइम पे किस तरह से सारी चीज़ों को कर रहे थे, ये आज भी बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा है हमारे सामने। सो इसमें देखते हैं कि इनका क्या क्या विशेषता था। टाउन प्लानिंग में आपको, नगर योजना में आपको पूछा जा सकता है उनकी विशेषता किस तरह से, क्या फीचर्स थी। तो इनकी जो थी वो एकदम प्रॉपर तरीके से नियोजित किया जाता था, नगर व्यवस्था एवं अन्य समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होते। जो टाउन प्लानिंग आपको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिलता है, वो इतने प्रॉपर तरीके से था कि उस टाइम पे जो उसके समकालीन जो थे, चाहे आपको मेसोपोटामिया था या फिर आपको इजिप्शियन था या फिर माया सिविलाइजेशन है या फिर आपको कोई और अदर भी सिविलाइजेशन है, उसमें भी इस तरह का टाउन प्लानिंग आपको नहीं मिलता है। नगर में पूर्व एवं तथा पश्चिम में 2 भाग विभक्त थे। जो टाउन प्लानिंग था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्टर्न और जो आपका वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। जो वेस्टर्न जिसको पश्चिमी भाग बोला जाता है उसमें दुर्ग टीला, जबकि पूर्वी भाग में आपको नगर कहा जाता था। सो जो पश्चिमी वेस्टर्न साइड होता था उसको सिटाडेल बोला जाता था, दुर्ग टीला बोला जाता है, और जो आपको ईस्टर्न साइड है उसको क्या बोला जाता था, टाउन प्लानिंग बोला जाता था या फिर आपको टाउन बोला जाता था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको भिन्नता क्या, वो याद रखना आपको। राज्य के व्यक्ति एवं रहने वाले जो आपको वर्तमान की तरह सुरक्षा एवं विशेषता रख, अब इसमें खासकर जो आपको जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग होते थे, जहाँ पे आपको काफ़ी रिच जो हाई जो क्लास बोलते हैं, वो जिस एरिया में रहते थे उधर उसको सिक्योरिटी और जो आपका सेफ्टी है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। तो पश्चिमी भाग में आपको प्रशासनिक वर्ग रहता था। जो वेस्टर्न साइड आपका जहाँ पे सिटाडेल था, जिसको आपको काफ़ी ऊंचा जो है वो तरीके से बनाया जाता था, वो वेस्टर्न साइड में बनाया जाता था, पश्चिमी भाग में बनाया जाता था। और यहाँ पे आपको प्रशासनिक जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो लोग होते थे वो यहाँ पे आपको क्या करते थे, निवास करते थे। इसमें आपको हो सकता है कि मर्चेंट क्लास भी हो सकते हैं, इसमें आपको उस टाइम पे जो आपको ट्रेड करते थे वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, प्रशासनिक काम करते हैं, वो भी रह सकते हैं। दूसरा जो आपका ईस्टर्न साइड जो था, जिसको नगर बोला गया, उसमें जनरली आपको कॉमन पीपल जो थे, जो आपको छोटे मोटे काम वाम करते हैं उनके लिए रहने का जो लेबर क्लास हो सकते हैं या फिर आपको लोअर क्लास हो सकते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था आपको ईस्टर्न साइड में की जाती थी। और सुरक्षा का दृष्टिकोण से जो आपको इसका फोर्टिफिकेशन किया जाता था, घेराव बहुत अच्छे से किया जाता था। पूर्वी भाग में आपको सामान्य जनता का निवास होता था। तो ये आपका टाउन प्लानिंग था। सड़क एवं जो नालियाँ होती थी, ये आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। इस समय काल में अगर देखा जाए तो सड़क रोड और जो आपको ड्रेनेज सिस्टम था वो भी आपको बहुत यूनिक तरीके से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क का निर्माण किया जाता अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था। जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा आपको किया गया था। सड़क की ग्रिड प्रणाली विद्यमान थी। जो आप 90 डिग्री पे आप जो कट करने की बात करते हो वहाँ पे जिसको ग्रिड प्रणाली बोला जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है 90 डिग्री पे। और आपको कहीं भी आपको ऐसा जिगजैग जैसा रोड नहीं मिलेगा आपको, या फिर बहुत छोटे नैरो रोड नहीं मिलेंगे जिसमें आपको कंजस्टेड नहीं मिलेगा। आपको रोड काफ़ी ब्रॉडर होते थे, काफ़ी फैलाव रहता था। सड़क सीधी रेखा एवं तथा एक दूसरे के समकोण पर कटती थी, जिसको 90 डिग्री बोला जाता था। इस प्रकार से प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता था। और ये ग्रिड सिस्टम बनाने का मतलब यही है कि आपको जो नगर थे, जो टाउन्स थे, उसको बहुत डिफरेंट आपको ग्रुप्स में, क्लस्टर में उसको डिवाइड कर दिया जाता था, ताकि इसमें आपको ओवर क्राउडेड, अगर अब दिल्ली का स्थिति देखोगे तो खासकर जब सेंट्रल दिल्ली में आओगे तो ओवर क्राउडेड आप देखोगे कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आपको जो एरिया बीच में नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे ग्रिड सिस्टम के तरीके से नहीं बनाया गया। अगर ग्रिड सिस्टम है तो आपको प्रॉपर जो हर घर में आपको रोशनी प्रॉपर तरीके से आएगा, फिर आपको आसपास जो नालियाँ तरीके से बन सकेगी, या फिर आपका रोड जो वो ब्रॉडर होगा तो उसमें पार्किंग का जो सिस्टम है वो भी इस तरीके से लग सकता है। बट जो अगर ग्रिड सिस्टम नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। दोनों मुख्य सड़क की चौड़ाई जो है लगभग 3 मीटर की होती थी। तो जो आपका मेन रोड होता था वो लगभग 3 किलोमीटर बताया गया, इसके आसपास होता होगा, किंतु केवल मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की चौड़ाई मुख्य सड़क पे मिली है, जिससे वो राजमार्ग कहा जाता है। अब ये हर जो साइट है उसका अलग अलग कुछ फीचर है। जैसे बाकी सब में 3 किलोमीटर का अगर आप देखोगे मीटर का कुछ जो है लगभग वो रखा गया है, बट मोहनजोदड़ो क्योंकि ये सबसे बड़ा टाउन माना जाता था उस टाइम का, सो इसमें आपको 10 मीटर के आसपास चौड़ाई जो है रोड का बहुत ज़्यादा होता था। और ये बोला जाता है कि मे भी यहाँ पे नेशनल हाईवे टाइप का
का कुछ होगा रहा होगा, इसलिए इतना चौड़ा रोड बनाया गया होगा। दोनों मुख्य सड़क एक दूसरे के नगर के मध्य समकोण पर कटती थी। अब यहाँ पे जो मुख्य जो द्वार होते थे वो आपका इन दोनों मुख्य सड़क में आधार गलियों एवं तथा छोटे सड़क भी बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि एक ही मेन रोड हो गया, छोटे सड़क अपने पीछे से एक छोटा सड़क भी बनाया जाता था। मकान के मुख्य सड़क पर जो विपरीत होता था। संभवतः जो आपको ऐसा सड़क होने से ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता था। अब क्योंकि अगर मेन रोड पे ही सारा चीज़ें आपको जाना शुरू हो जाएगा तो उससे भी आपको जो है वो साउंड पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है। सो आपको डिफरेंट जो है वो रोड्स तरीके से बनाया जाता था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको कच्ची थी रोड, जो आपको कच्ची भी बनाई जाती थी और खासकर पक्की ईंटों का भी जो यूज़ किया जाता था रोड बनाने के लिए। सड़क के आसपास जो है आपको किनारे में पेड़ लगाया जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो अगर नेशनल हाईवे पे आप जाओगे तो बीच बीच में आपको रोड के बीच में पेड़ जो है वो छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए, प्रदूषण को भी कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो छाया भी लोगों को बैठने के लिए मिल सके। अब नेशनल हाईवे पर तो कौन ही बैठेगा, बट उस टाइम पर शायद यही कॉन्सेप्ट रहा होगा। सड़क के दोनों ओर जो है आपको गंदे जल की निकास के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया जाता था। सो सड़क के जो है साइड में भी आपको क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था, नालियाँ होती थी। अगर बहुत सारे सिटी में अगर आप देखोगे तो फ्लड का सिचुएशन इसीलिए बनता है क्योंकि रोड के आसपास जो है नालियाँ या तो जाम होता है, ब्लॉक होता है, या तो नहीं होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि एक बारिश में ही 1 घंटे के बारिश में पूरे रोड पर पानी जाम हो जाता है। बट ये इन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। रोड के आसपास भी इन्होंने साइड में क्या किया था, बड़ी बड़ी नालियाँ बनाए रखी थी और इससे ही आपका जो गंदे पानी थी वहाँ से वो बाहर निकलती थी। नालियों के किनारे छोटे छोटे जो नालियाँ थे निर्माण किया जाता था जो कि ढकी होती थी। अब ऐसा नहीं कि खुले में ड्रेनेज है, आपकी नाली तो बन गई बट उसको कोई ढका नहीं है। अब इसी की वजह से आप देखोगे तो बहुत तरह की बीमारियां भी फैलती है। सो उन से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था और वो जो नालियाँ बनाते थे उनको वो ढक के रखते थे, उसको कवर कर देते थे ऊपर से। प्रत्येक मकान की नाली जो है वो एक मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और प्रत्येक जो मुख्य नाली है एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। सो ये प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम था। ऐसा नहीं कि एक जो नाली बना दिया उसको रोड पे खोल दिया और वो पूरा गंदगी बाहर जाके फैला रहा है। सो एक जो आपका एक घर का जो नाली सिस्टम है वो आपको मेन नाली होता था, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे इसको कनेक्ट किया जाता था और वो मेन वाला जो कनेक्ट होता था वो आपको सिटी के बाहर जाता था। सभी छोटी बड़ी नालियों को अंत में एक बड़े नाली से जाकर मिलती थी। तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था। भवन निर्माण किस तरह से होते थे, बिल्डिंग्स कैसे बनते थे। सो सड़क एवं नालियों की तरह ही मकान की भी जो उसको भी बहुत तरीके से उसको प्लान किया जाता था। मकान कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होते थे। अब ऐसा नहीं कि आपको जो ईंटें हैं वो आपको हमेशा पक्के ईंटों से ही बनाया जाता था, कच्चे ईंटों से भी मकान के निर्माण किए जाते थे, ब्रिक से किए जाते थे। आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार जो है मकान 2 मंजिले के भी होते थे। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता था कि उनकी जो क्लास है या फिर उनका जो स्टेटस है वो किस तरह से। अगर मान लो ज़्यादा पैसे हैं, उनके पास ज़्यादा लैंड है तो 2 बिल्डिंग्स के भी, तो जनरली आपको 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा। और ये शायद इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे क्योंकि अगर आज भी देखा जाए तो आपका वो अर्थक्वेक को या फिर आपको भूकंप को ध्यान में रखते हुए घर का निर्माण करते थे। आज बहुत सारे एरिया में आप देखोगे कि हाईली वो अर्थक्वेक जोन में आने के बाद भी वहाँ पे 4 बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, बट रिजल्ट वो लास्ट में देखोगे कि उसका रिजल्ट किस तरह से निकल के आता है। बट उन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा था कि वो जनरली 2 मंजिल के ही मकान बनाते थे। उसमें भी आपको जो स्टेयरकेस भी होते, सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। लगभग प्रत्येक घर में आपको जल पूर्ति के लिए कुएँ होते थे। लगभग बोला गया, अब ये नहीं बोला कि सारे घर में आपको जल पूर्ति के लिए जो है वेल सिस्टम होता था। लगभग जो भी आपको घर होते थे वहाँ पर वेल जो है कुएँ बनाए जाते थे ताकि पानी की जो है वो समस्या ना हो सके। रसोई के अलावा घर में आंगन, स्नान घर, शौचालय भी बने होते थे। सो ये इन्होंने पूरे साफ सफाई का, हाइजीन का पूरे तरीके से ध्यान रखा है। कोर्टयार्ड होते थे, आंगन होते थे। इसका मतलब कि वो सोशलाइजेशन होता है, जो आपको समाज से जो घुलना मिलना होता है, उन सारी चीज़ों पे आंगन होने का मतलब यही होता है कि लोगों का गैदरिंग होता होगा, आना जाना होता होगा, इसलिए आंगन होता था। स्नान घर होता था, जो आपको बाथरूम है वो उनके घर के अंदर ही होता था और शौचालय भी उनके घर के अंदर होता। तो जो आजकल ओपन डेफिकेशन का हम लोग सिस्टम प्रॉब्लम सुनते हैं कि आप देखोगे कि गंद जो पूरा फैला के लोग रखते हैं बहुत सारे एरिया में, अगर देखोगे तो प्रॉपर तरीके से शौचालय ना होने की वजह से लोगों को इतनी तरह समस्या आपको जो है वो फेस करना पड़ता था। तो इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे उस टाइम पे भी ये शौचालय आपको घर के अंदर बने होते थे। आंगन में अगर देखा जाए तो कच्ची ईंटों से बना होता था, किंतु केवल कालीबंगा में आंगन के पक्की ईंटों के बने होते के साक्ष्य मिले। सो कालीबंगा में एविडेंस मिला कि आपको जो ब्रिक्स होते हैं उससे आपको आंगन का पूरा जो है वो फ्लोर जो है वो बना हुआ था। मोहनजोदड़ो में भी आपको स्नानघर तथा शौचालय एक साथ बने हुए मिले हैं, जो कि वर्तमान में प्रणाली के अनुरूप है। सो आज भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न जो आप हाउसिंग सिस्टम देखोगे तो उसमें आपको जो वॉशरूम होता है वो उसके साथ ही आपका जो टॉयलेट है वो अटैच होता है। सो आजकल का ये सिस्टम है, बट उस टाइम पर भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। और इसका जो एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य कहाँ
कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, जहाँ पे आपको स्नान घर जो होता था, बाथरूम जो होता था, उसके साथ ही आपको टॉयलेट भी अटैच होता था। कई मकान में चबूतरे बने हुए होते थे, संभवतः ये बाढ़ तथा वर्षा स्थिति के बचने के लिए बनाए जाते थे। सो बहुत सारे घर जो थे वो आपको हाई प्लेटफॉर्म, रेज प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, ताकि अगर मान लो पानी कल को ज़्यादा जो उसका लेवल बढ़ता है या फिर आपको बाढ़ जैसी समस्या आती है तो घर में पानी ना घुस सके। सो ये आपका टाउन प्लानिंग था, जिसमें हमने मकान किस तरह से बने होते थे, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ किस तरह से बनी हुई होती थी, और जो आपको किस तरह से आपको घर को जो टाउन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था अपर और लोअर टाउन में, वो भी हमने देख लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति किस तरह से रही होगी। सो प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो इसमें आपको समाज की स्थिति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो लिखित साक्ष्य भी होते हैं, बट अगर देखा जाए तो ये जो रिटन एविडेंस है वो आज तक अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया, पिक्टोरियल फॉर्म में है। उसको अगर हम लोग बस उसको समझ पा रहे हैं कि ऐसा हुआ रहा होगा, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में हम लोग पुरातात्विक जो स्रोत है उस पर ही रिलाई करें, उसी पर ही डिपेंड करें। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो अभी हम लोग पुरातात्विक पे है। हाँ, इतना आवश्यक है कि तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था था, जो आपको वर्ण व्यवस्था का कोई संकेत या प्रमाण नहीं मिलता है। लिखित रूप से अगर हमारे पास कोई लिपि है नहीं जिसको हम समझ सके या फिर उस चीज़ को हमारे समझ के पड़े है, तो हम लोग अभी जो है वो जो भी हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है उसके बेसिस पे ही देख रहे हैं। सो वैसे एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था था कि नहीं। आपको कास्टिज्म को लेके कोई जो है ठोस जो है वो सबूत नहीं मिलता है, बट अगर क्लास सिस्टम को लेके देखा जाए तो हमें बिल्डिंग के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मे बी वहाँ पे क्लास सिस्टम होगा। किंतु प्राप्त जो अवशेष जैसे कि घरों के आकार में अंतर, पूर्व एवं पश्चिमी टीले का जो डिफरेंस किया गया है, या फिर तत्कालीन समाज के बारे में कुछ अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। जो हमने पढ़ा ना कि पश्चिमी में जो आपको खासकर जो पैसे वाले लोग थे, और आपको क्योंकि वहाँ पे सिटाडेल मिला है, रेज्ड प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको टीले बने हुए हैं, दुर्ग बने हुए हैं, तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी आपको वहाँ पे समाज में जो है वो विभिन्नता देखने को मिलता था। क्लास सिस्टम जो है आपको वर्गीकरण आपको मौजूद था। एग्जाम्पल पूर्वी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दुर्ग टीले की जो आपको चार दीवारें के पता लगते हैं, उसके अलावा अगर समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग रहते हैं तो इससे पता लगता है। इसके अलावा इसी प्रकार आपको कुछ मकान में 5 से अधिक कमरे बने हुए थे, तो ये अगर 5 BHK जिसको बोला जाता है, और कुछ में अगर देखा जाए तो 2 ही कमरे बने हुए थे। सो ये भी आपको क्लास स्टेटस को दिखाता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे रहे होंगे वो ज़्यादा अपना जो वो घर को बड़े तरीके से बनाते थे। कुछ मकान 2 मंजिले के थे, तो 2 मंजिल वाले थे। इसमें भी पता लगता है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा रहा होगा वही 2 मंजिल के घर बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पे जो है पुरातात्विक जो स्रोत है, आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में आपको इस तरह के जो प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक स्थिति ऐसा रहा होगा। वेशभूषा है, यहाँ पे आपको लोगों का पहनना जो था वो किस तरह का रहा था, ये भी आपको समाज वाले पार्ट में ही आएगा। तो सिंधु घाटी में आपको सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनने जाते थे, इसका एविडेंस हमें मिला है। और जो कपास जिसको बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, उसका सबसे पहला अगर आपको जो एविडेंस पूछा जाए, साक्ष्य बोला जाए, तो ये कहाँ से मिला? आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। लोथल में आपको कपड़ों की रंगाई हेतु रंग जो है आपको कुंड जो है वो भी आपको कहाँ पे प्राप्त हुए? लोथल में प्राप्त हुए। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में आपको सूती कपड़ों के साक्ष्य भी मिला है। तो ये दोनों याद रखना आपको। कलर जो होता है ना, कपड़ों को कलर किया जाता है, ठीक है। सो इसका एविडेंस कहाँ से मिला? लोथल जो कि गुजरात में है, और मोहनजोदड़ो से आपको सूती कपड़े जो है आपको उसका एविडेंस मिला, कॉटन कपड़ों का मिला है। सूती कपड़ों के सादे तथा उस पर भी कढ़ाई किया जाता है। आज भी अगर आप देखोगे तो उस पर क्राफ्टिंग किया जाता है, उस पर आपको जो है वो बहुत तरह के जो है उस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। लखनऊ के लिए, लखनऊ इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। सो उस टाइम पर भी आपको ये सब चीज़ें की जाती थी। इसके अलावा अमीर लोग सोने, चांदी, हाथी के दांत और कीमती मोतियों बने हुए आभूषण पहनते थे। सो जो हमने बोला ना क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण आपको था। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के आभूषण भी, ऑर्नामेंट्स भी मिले, चाहे वो आपको गोल्ड के बने हुए, चाहे आपको सिल्वर के बने हुए, इवन जो आपको जो एलिफेंट का जो हस्क होता है, जो आपको तित होता है, उससे भी आपको जो ऑर्नामेंट्स बने हुए मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको हड्डियाँ, पत्थर और मिट्टी के बने जेवर भी मिले हैं। छानोदर है, उसमें आपको जो इवन लिपस्टिक जो हम लोग बात करते हैं, वो मेकअप्स के भी सामान आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जो हमें लगता है ना कि जो चीज़ें हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हमारे टाइम पे 21st सेंचुरी में चीज़ें मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। उत्खनन में आपको तांबे का दर्पण भी मिला है। सो जो आपको मिरर की बात की जाती है, वो भी आपको जो है वो तांबे के बने हुए दर्पण मिला है। कहाँ पे? ये उत्खनन में मिला, ठीक है। हड़प्पा से बहुत सारे श्रृंगार के जो आपको मेकअप के सामान मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी चांदी के चूड़ियाँ जो है वो प्राप्त हुई है। कालीबंगा से अगर देखा जाए तो आपको दांत की, ठीक है, हाथी के दांत की बनी हुई चूड़ियाँ जो है प्राप्त हुई है। हड़प्पा में काजल के साक्ष्य भी मिले हैं आपको। बलूचिस्तान में आपको
जो है वो सिंदूर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको जो है वो जो हम लोग बात करते हैं मेकअप चीज़ों के बारे में, तो ये भी आपको इस सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई। काजल जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से आपको हाथी के दाँत के बने हुए चूड़ियाँ मिली हैं। महिलाओं की स्थिति, तो ये भी आपको सामाजिक जो जब हिस्सा आप समाज वाले हिस्से में लिखोगे तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति किस तरह से थी। अब अगेन उत्खनन जो आपको एक्सकवेशन हुआ, जो कि आप हम जो भी हमें वहाँ से मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, उसके बेसिस पे ही बोला जा रहा है, ये रिटन एविडेंस नहीं है, कुछ लिखित चीज़ें नहीं है। सो उत्खनन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपको टेराकोटा मूर्तियाँ जो महिलाओं की मूर्तियाँ बनी हुई प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में जो मातृ सतात्मक रहा होगा। ठीक है, जनरली आपको बहुत सारी जो महिलाओं की मूर्तियाँ बनी हुई मिली है और उससे लगता है कि शायद उनका जो है वो पूजा किया जाता होगा, वर्शिप किया जाता होगा। उदाहरण के लिए हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे एक स्त्री गर्भ से एक पौधे निकलता हुआ दिखाया गया। सो आज भी अगर आप देखोगे तो अर्थ को जो पृथ्वी है उनको माता का दर्जा दिया जाता है। सो ऐसा ही कुछ आपको एक जो है वो हड़प्पा से आपको साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें आपको स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो स्टेटस था वो एक जो है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है समाज में। अतः तत्कालीन समाज में स्त्री का उभरता हुआ शक्ति एवं अर्थात जननी के रूप में स्वीकार किया जाता है। सो उनको एक जननी के रूप में एक जो है वो चीज़ों को स्टैब्लिश करने के फॉर्म में उनको दिखाया, रिप्रेजेंट किया गया। हालांकि सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि तत्कालीन समाज के लिए नकारात्मक पक्ष को इंगित करता है। सो ये चीज़ जो है इंडिकेट करता है कि अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है कि सती प्रथा थी, बट सती प्रथा जैसा आपको कुछ साक्ष्य मिला है जिसमें आपको महिलाओं और पुरुष को एक जगह जो है आपको उनका जो है वो ग्रेवयार्ड मिला है, उनको एक जगह जो है वो अंत्येष्टि किया गया। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि मे भी उस टाइम पे हो सकता है कि सती प्रथा आपका रहा होगा। उदाहरण के लिए जो लोथल में 3 युगम समाधान और कालीबंगा से भी आपको एक युगम समाधान जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब आपको लोथल और कालीबंगा दोनों में आपको सती जैसा कुछ जो है एविडेंस साक्ष्य आपको मिला है। संभवतः बहु विवाह का भी और पर्दा प्रथा जो है इस तरह की जो है कोई हमें अभी तक जो एविडेंस नहीं मिला है। जो पॉलीगैमी है और जो आपका पर्दा सिस्टम है उसका कोई साक्ष्य में नहीं मिला, लेकिन सती प्रथा का लोथल और कालीबंगा से ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना कि वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, क्योंकि अभी जो आपको इवन जो आपको राखीगढ़ी में जो बहुत सारे एविडेंस है तो और नए नए साइट भी डिस्कवर हो रहे हैं। राखीगढ़ जो आपका कहाँ पे हरियाणा में, यहाँ पे भी जो नए नए एविडेंस है उसमें भी पता चला कि आपको लोग जो है नॉनवेज भी खाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो इसमें अब यहाँ पे हड़प्पा में क्या कौन कौन सी चीज़ें मिली, जैसे कि गेहूँ मिला है। बनावली में अगर देखा जाए तो जौ जिसको बार्ले बोला जाता है। कालीबंगा में अगर देखा जाए तो सरसों आपको जो है मस्टर्ड जो है वो मिला है। चना जो है आपको कहाँ पे मिला, लोथल में मिला है। रंगपुर में आपको धान की पैडी क्रॉप्स जिसको बोला जाता है, राइस बोला जाता है। लोथल में आपको बाजरे जो है वो मिलेट्स मिले हैं। आटा पीसने की चक्की जो है वो भी आपको लोथल से मिला है। तो ये इस तरह से इन खान पान किस तरह के वो खान पान खाते होंगे उस चीज़ का भी हमें साक्ष्य, तो ये भी आपका सोसाइटी का समाज का ही हिस्सा है। हड़प्पा में प्राप्त हुए जो आपको विशाल अन्नगार हैं वो भी आपको कहाँ पे मिला है, इससे पता चलता है कि उन्होंने अनाज को सुरक्षित रखने में वो विश्वास रखते थे। इंटरटेनमेंट पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता था, जिसमें आपको शिकार खेलना, मछली पकड़ना या फिर पशु पक्षियों को। उदाहरण के लिए जो हड़प्पा में अगर देखा जाए तो खिलौने भी आपको प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजन जो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समाज से आपको पूछा जा सकता है। टाउन प्लानिंग मैंने आपको बता दिया। अब धार्मिक स्थिति कैसा रहा होगा, तो सील्स जो है आपको मिले हैं जिसमें डिपिक्ट किया है गॉड और गॉडेस को, एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। और कुछ इसमें पॉइंट्स किए जाते हैं कि मे भी बुद्धिज्म और हिंदुज्म में दोनों में विश्वास रखते होंगे। अब ये पॉइंट आउट किया जाता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट हमारे पास चीज़ें नहीं है। प्रोटो शिवा मिला है, ठीक है, जिसमें आपको शिवा जैसे जो उसमें दिखाया गया है भगवान जैसे कि अब ये एग्जैक्ट जो है ऐसा आपको लग रहा है किस तरह के हिंदू गॉडेस को दिखाया गया। इसके अलावा एविडेंस अगर देखा जाए तो 1000 BC के आसपास दिया जाता है। नो एविडेंट रिलीजियस बिल्डिंग, अभी तक कोई टेंपल नहीं मिला, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज क्या कर दिया जाता है कि टेंपल आपको मिला है, तो टेंपल जैसा कोई बिल्डिंग हमें अभी तक नहीं मिला है। बरीड ह्यूमन बॉडीज एविडेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो लोगों को दफनाने का जो तरीका है वो हम उसके बारे में हमें मिलता है और ये लगता है कि कुछ उनका धर्म जो है वो इस तरह की चीज़ें रही होगी। थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं धार्मिक नीति को। हड़प्पा में जो पृथ्वी को उभरता हुआ देवी मानते हैं और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते हैं
जिस प्रकार से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी करते हैं। तो उसी टाइम पे आपको मिस्र सभ्यता भी था। जो आपको नेचर वर्शिप जिसको बोला जाता है, आपको प्रकृति की जो पूजा बोली जाती है, वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी था और मिस्र में भी किया जाता है। मिस्र में आपको नदी को पूजा किया जाता था, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो पृथ्वी को पूजा किया जाता। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक जगह महिलाओं को डिपिक्ट किया गया एज ए कि उनके गर्भ से जो वो पौधे निकल रहे, ठीक है। पुरुष को देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंग चित्र पाए गए हैं। योगी के मुद्रा में बैठे हुए भी आपको दिखाया गया है। देवता को एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ जो आपको राइनोसोरस होता है उनके, तथा सिंहासन पे बैठे हुए भैंस के चित्र भी इंगित किए गए हैं। उनके पैर के पास 2 हिरन मौजूद हैं, इसी को हम लोग पशुपति, जो हमने प्रोटोसिवा बोला, इसी को बोला जाता है। इसके अलावा पत्थरों पे बहुत सारे आपको लिंग एवं स्त्री जनन अंगों के जो है वो चित्रित किए गए, जो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इससे लगता है कि आज भी अगर देखा जाए तो आपको लिंग का पूजा होता किया जाता है, और वहाँ पे भी आपको लिंग जो है वो मौजूद है। तो इसी से लगाया जाता, अनुमान लगाया जाता है कि आपको जो है वो प्रोटोसिवा जैसे चीज़ें थे उस टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको महत्वपूर्ण जो है आपको, जैसे कि जो आपको 1 हॉर्न राइनो है, उसका बहुत सारा एविडेंस मिलता है। इसके अलावा जो बैल है, ठीक है, उसका भी बहुत सारे एविडेंस मिलता है। और आज की जैसे पीपल और जो जल अग्नि है और जो सर्प है उसकी पूजा की जाती थी, ये भी हमको सील से पता चलता है। उस टाइम का जो टेराकोटा है उसके बेसिस पे हमें पता चलता है। पीपल आज भी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिलीजियस माना जाता है। पीपल ट्री को आज भी परसिव किया जाता है, पानी को आज भी पूजा किया जाता है, और अग्नि को आज भी पूजा किया जाता है। अग्नि के बिना आपको कोई भी जो सेक्रीफाइस है उसको कंप्लीट नहीं होते। और जो आपको स्नेक वर्शिप है, जो सर्प पूजा है, वो भी आपको होती है। तो ये सारी एविडेंस मिले जिससे हम कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि धर्म आपको इस तरह से रहा होगा उस समय काल में। और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो भी अवशेष के बेसिस पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि प्रोटोसिवा, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति किस तरह से थी। यहाँ पे कृषि जो है वो आपको पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। आपको जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, आपको एग्रीकल्चर उस टाइम पे भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको, क्योंकि नदी के तट पे था, तो यहाँ पे इस सभ्यता में आपको ज़्यादातर जो है वो जो चीज़ें हैं वो आपको वाटर रिलेटेड जो आपको ऑक्यूपेशन था, लोगों का जो है काम था। जैसे यहाँ पे सहायक नदी के आसपास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दायमाबाद भी आपको एक रिवर के सामने भी बसाया गया था। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, वो भी रिवर के सामने है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, वो भी चनाब रिवर के पास है। सो इसीलिए रिवर को चूज़ किया जाता, नदियों को, इसीलिए वो लोग उसके आसपास रहते थे ताकि कृषि जो है वो पूरे तरीके से किया जाए। किसान जो है आपको नवंबर दिसंबर में फसल बोते होंगे और ये लगाया जाता है। जैसे अभी रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में आपने सुना होगा, इसी तरह से चीज़ें वो भी फॉलो कर रहे थे। और जो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हड़प्पा से, जैसे कि आपको मुख्यतः 9 फसलों का जो है वो लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जाए कि गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, ये सब भी इसको बोया जाता था उस समय काल में। उत्खनन से जो आपको चीज़ें प्राप्त हुई, इसके बेसिस पे अभी ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी जो है वो जो आपको एग्रीकल्चर और जो आपका जो कृषि था उसके अलावा आपको जो व्यापार था, उन दोनों चीज़ों पे ध्यान देते थे। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रमुख चीज़ें जो कि हमें देखना है। एक तो ऑलरेडी मैंने कृषि के बारे में आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से अनाज आपको बोए जाते थे या फिर लगाए जाते थे। पशुपालन जो है, डोमेस्टिकेशन, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि शहरीकरण की तरफ ये मूव कर चुके हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ये टाउन प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो डोमेस्टिकेशन खत्म हो गया होगा। डोमेस्टिकेशन पूरे तरीके से नहीं खत्म हुआ, ना ही कृषि पूरे तरीके से, क्योंकि यही दोनों इनका आधार था और इसी से इनका जो है वो जो व्यापार थी उसमें उनको फ़ायदा मिलता था। पशुपालन अभी भी कंटिन्यू था इनके टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको 4 क्षेत्र थे: कृषि, परिवहन, कार्य विक्रय, जिसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है, एवं भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो है वो गाय, भैंस, बैल, बकरी, जो आपका कुत्ता, बिल्ली, ये सब सारी चीज़ों का एविडेंस मिलता है। जो बहुत सारी जगह पे आपको ऊँट भी मिला, ठीक है। सो इसको भी ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। सुटका गेंदोर में आपको घोड़ों का जो है जो कंकाल है वो प्राप्त हुआ है। लोथल में अगर देखा जाए तो घोड़ा का जबड़ा जो है वो प्राप्त किया गया है। कालीबंगा में ऊँट का जो हड्डियाँ मिला है। सो इससे लगता है कि अभी भी अगर राजस्थान वाले एरिया में देखोगे तो ऊँट आपको मिलता है। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख पशु जो है वो आपको बैल मिला है, उसके सिंग मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे, ये आपको याद रखना है। शेर के बारे में, लॉयन के बारे में इनको कुछ नहीं पता था। टाइगर का एविडेंस मिलता है। वैसे आपको यहाँ पे मृदभांड जो है, जिसको पोट्री बोला जाता है, ये भी आपको मिलता है। ये भी आपको, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। तो
मृद भांड का मिलना, पॉटरी का मिलना मतलब यहाँ पे आपको लोगों के पास जो है सरप्लस प्रोडक्शन था, लोग जो है जितना वो खाते थे उससे ज़्यादा उपजा भी होती थी, तो उन सारी चीज़ों को स्टोर करते थे। और बर्तन की जो अगर देखा जाए तो जो बर्तनों की 2 विशेषता यहाँ पे मिली आपको, चक्र निर्मित और हस्त, ठीक है। सो व्हील से बनाए हुए बर्तन मिले हैं, और जो हाथ से निर्माण किए जाते हैं वो भी बर्तन आपको यहाँ पे मिलता है। काले रंग के आपको जनरली जो है वो बर्तन मिलते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। सीप का उपयोग, ठीक है, सीप का जो है उपयोग ये बीड्स जो बनाने के लिए, आपको मोतियां बनाने के लिए भी यहाँ पे किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार जो है आपको 2 तरह के होते थे, आंतरिक और बाहरी, दोनों तरफ के होते थे। आंतरिक में खासकर आपका जो छोटे छोटे स्तर पर अगर देखा जाए तो जो छोटे लेवल का मार्केट होता है या फिर आपको चीज़ को बिक्री किया जाता था। बट जो बाहरी था उस पर बहुत ज़्यादा आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी इनको पता था। और ये बाकी जो उस टाइम पे जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र है, फारस है, इन सारे देशों के साथ इनका क्या था, आपको जो है वो व्यापार था। सुमेरियन सभ्यता के साथ भी वो सामान लेना, जो बेचना खरीदना होता था, जैसे कि ऊर हो गया, लंगस हो गया, टेपर हो गया, तेल हो गया, इस तरह की चीज़ें वो मंगवाते हैं थे। परिवहन की साधन, जो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का रहा है इनका, तो व्यापार के लिए जलमार्ग का जो है जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों का जो है वो प्रचलित रूप से यूज़ करते थे। मतलब जो आपका वाटरवेज है और जो इनलैंड वेज है, तो लैंडवेज है, दोनों का यूज़ करते थे। लोथल में आपको डॉकयार्ड मिला है आपको, जो आपको वहाँ पे बंदरगाह मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे नौका का जो है मिट्टी के बने हुए टेराकोटा मिला हुआ है, तो जिससे पता चलता है कि इनको बोटिंग के बारे में पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ऑलरेडी हमने देखा कि रोड बहुत अच्छे बने होते थे, तो लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तांबे के इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी भी मिले हैं, तो इससे लगता है कि इनको इस सारी चीज़ों के बारे में पता था। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है सिंधु घाटी का जो पतन है, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था। सो इसके डिक्लाइन को लेकर बहुत सारे जो है वो मत दिए गए, कुछ फेमस है जो कि इसमें देख लेते हैं। जो पहला है कि आर्यों का आक्रमण, जो कि इसको अब इनवैलिड बोल दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आर्यों का आक्रमण मतलब जो आर्यन थे उनका इन्वेजन हुआ था, ये आपको ट्राइब्स माने जाते हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये जो मत है किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्टिम वेलर के द्वारा, और जो आपको जॉन मार्शल, इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। इनके हिसाब से जो है वो आर्यन इन्वेजन हुआ था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लोगों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया। बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया रिसेंट जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी दिया गया वो बोला जाता है कि मे बी यहाँ पे बहुत जो बड़ा बाढ़ आया होगा, फ्लड आया होगा, जिसकी वजह से जो है आपको पूरे के पूरे जो आबादी थी एक साथ ख़त्म हो गई। ये इसके बारे में, बाढ़ के बारे में किसने बोला, तो जॉन मार्शल और SR राव ने बोला है। अब यहाँ पे एक और थ्योरी दिया गया मलेरिया को लेके। यहाँ पे बोला कि एपिडेमिक्स, जैसे अगर आपने देखा है कि कोविड आया था, सो कोविड में भी आपने देखा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो है उन्होंने अपने जो है लाइफ को लूज़ किया, और बहुत सारे पॉपुलेशन आपको इरेडिकेट हुए। वैसे 1921 में आपको कॉलरा हुए थे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग जो है वो मरे थे। सो इसी एक हाइपोथेसिस जो है डेवलप किया गया मलेरिया को लेकर। इन्होंने बोला कि मलेरिया आपको मोहनजोदड़ो में आया था, और नरकंकाल जो वहाँ पे आपको खासकर मोहनजोदड़ो से मिले, वहाँ पे ये इस चीज़ को इंगित करता है, इस चीज़ को बताता है कि मे भी यहाँ पे जो आपको जो स्कल्स मिले उसमें बताया जा रहा है कि इनको मलेरिया हुआ था, इन जो कुछ बहुत सारे स्कल्स मिले। सो ऐसा अब इससे आप अनुमान लगाया जा रहा है कि मे बी मलेरिया की वजह से जो है पूरा आबादी यहाँ पे नष्ट हो गया होगा। ये अगेन ये हाइपोथेसिस से, एक हाइपोथेसिस से पूरे आप चीज़ों को ड्रॉ नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पॉपुलेशन जो आपको ख़त्म होते जा रहा है, बहुत सारा जो एरिया जो है वो आपको पानी में जलमग्न होते जा रहा है। सो इन्होंने क्लाइमेट चेंज को भी बताया है, और ये आपको किसने बताया, आपको RL स्टाइलिन और अमलंद घोष ने, ठीक है, और TR लेब्रिक ने बताया कि ये जो आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की चीज़ें हुई होगी। इसके अलावा आपको जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, जिसको विवर्तनिक हलचल बोला जाता है, इसको किसने बोला, आपको जॉर्ज डेल्स ने बोला। जॉर्ज डेल्स के हिसाब से आपको टेक्टोनिक प्लेट, अभी भी टेक्टोनिक प्लेट की वजह से अगर आप देखोगे तो मे बी आपको जैसे कि आपने देखा रिफ्ट बन रहा है, कहाँ पे, अफ्रीका में रिफ्ट बन रहा है, सूडान के आसपास बन रहा है, जो कि आपको पता लग रहा है कि दोनों जो अफ्रीका है वो 2 पार्ट में क्रैक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सो इनका भी मानना है कि इस तरह का कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई होगी। प्रशासनिक लापरवाही, ये जॉन मार्शन बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रहा होगा, चीज़ों को तरीके से संभाला नहीं गया होगा।
और इसके बाद अमलंदर घोष जो है उन्होंने नदी मार्ग में परिवर्तन, जो रिवर का जो आपका चैनल है वो चेंज हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे रिवर जो है वो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सरस्वती रिवर है, वो आपको आज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनके हिसाब से है कि रिवर ने अपना चैनल चेंज कर लिया होगा, धीरे धीरे अपना जो दिशा कहीं और ले लिया होगा, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग जो है वो या तो उठ के चले गए होंगे या तो फिर उनकी आबादी नष्ट हो गई होगी। तो ये सारे पतन से आपको रिलेटेड है। तो ये थ्योरी एज इट इज़ याद रखना कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करोगे तो आपका ये पतन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमी में ऑलरेडी मैंने आपको बताया किस तरह की इकोनॉमी थी इनका। तो अगर देखा जाए तो खेती पे ये पूरे तरीके से निर्भर थे, क्योंकि खेती से इनका क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, और इसी चीज़ों को क्या करते थे, व्यापार करते थे। डोमेस्टिकेशन जो था, पशुपालन इन्होंने नहीं छोड़ा था, पशुपालन भी कर रहे थे। इसके अलावा इनका जो आपका व्यापार था वो बाकी देशों के साथ भी उस टाइम पे होता था। धर्म के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको ये जो नेचर वर्शिप है, जो आपको पर्यावरण है, इसको ये बहुत ज़्यादा पूजते थे। इस चाहे आपको पीपल का पेड़ हो जाए, चाहे अग्नि का पूजा हो या फिर सर्प का पूजा हो, ये चीज़ें हमें मिलता है। डीके मैंने आपको बोल दिया, डिक्लाइन किस तरह से हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम भी, टाउन प्लानिंग भी बता दिया मैंने। ये आपको कुछ जो उत्खनन में मिले, पॉटरी मिले, आपको मृदभांड मिले, वो दिख रहा होगा आपको, बर्तन से। ये इंडस जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है वो आपको इस तरह से दिख रहा है, और यही डिसिफर अभी तक नहीं समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या चीज़ है। जिस दिन ये डिसिफर हो जाएगा तो सारे जो मिस्ट्री है अभी तक की वो सॉल्व हो जाएगा। डिक्लाइन को ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड हो सकता है, या फिर आपको चेंज इन लैंडस्केप, या फिर आपको जो नदी सूख गई होगी, या फिर आपका आर्यन इन्वेजन। तो ये सब आपको हाइपोथेसिस है जो कि आपको अनुमान लगाया गया, बट एग्जैक्ट एक भी रीज़न नहीं है जो कि इस चीज़ को बता सके कि ये कैसे ख़त्म हुआ था, ठीक है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो ये पूरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। तो आई होप वीडियो आपको सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।